हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एडुग्रेबर और आप सबका स्वागत है फिर से हमारी एक न्यू वीडियो में। जैसा कि हमारे चैनल पे हमने अभी एक जो नई सीरीज स्टार्ट की है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की यूजीसी नेट के। बिकॉज बेसिकली हमारा जो चैनल है वो एमए एंट्रेंस, यूसेट, डुएट इन सब में जो आपका पॉलिटिकल साइंस के रिगार्डिंग होते हैं, जितने भी आपके एमए एंट्रेंस उसके रिगार्डिंग आपका हमारा जो मेन मटेरियल रहता है वो रहता है। लेकिन हम यूजीसी नेट के पेपर के क्वेश्चन क्यों लेकर आए हैं? यूजीसी नेट के पेपर हम इसलिए लेकर आ रहे हैं क्योंकि जो आपकी एमए एंट्रेंस होते हैं, चाहे वो सीयूएट हो गया, डुएट हो गया, और यूजीसी नेट तो ऑफ कोर्स है ही पॉलिटिकल साइंस के लिए। तो इन पेपर्स में जो है आपकी यूजीसी नेट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्टली जो है कॉपी पेस्ट तक किए जाते हैं। मैंने अपने टाइम पर देखा है कि मेरे पेपर में मुझे 3 से 4 क्वेश्चंस एग्जैक्ट यूजीसी नेट के जो है कॉपी पेस्टेड मिले थे, जो कि मैंने पहले पढ़ रखे थे, मुझे बहुत ज़्यादा उस समय पे काम आए थे। तो 3 से 4 तो मुझे ध्यान में आ गए थे, लेकिन हो सकता है उसमें से 1-2 ऐसे भी हों जो मैंने कभी पहले ना पढ़े हों या मुझे ध्यान में नहीं रहे थे और वो भी नेट से ही आए हों। तो इसीलिए जब आप किसी एमए एंट्रेंस के लिए, पीजी एंट्रेंस के लिए बैठते हैं तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप जो यूजीसी नेट के पेपर हैं प्रीवियस ईयर के उनको ज़रूर 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 करके जाएँ। बिकॉज दोनों को एक ही एजेंसी कंडक्ट करवाती है, एनटीए कंडक्ट करवाती है। तो जो भी वो फैकल्टी रखते हैं, क्वेश्चन सेटलर्स रखते हैं, उसमें जो है मोस्टली क्वेश्चन जो है काफ़ी बार रिपीट हो जाते हैं। तो इसीलिए जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आए हैं यूजीसी नेट के लिए, जिसमें हमारी ऑलरेडी एक वीडियो हो चुकी है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए। तो अगर आपने वो वॉच नहीं करी है तो प्लीज़ गो टू द चैनल एंड वॉच दैट। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हो। एग्जाम आपका बहुत पास आ चुका है, ठीक है। बच्चों का काफ़ी रिक्वेस्ट था कि पहले इंडियन पॉलिटी के ऊपर लाया जाए, तो मेरा जो प्लानिंग था वो मेरा आईपीटी के लिए था, लेकिन रिक्वेस्ट को देखते हुए मैंने फर्स्ट वीडियो अभी आपके लिए इंडियन पॉलिटी कर दिया है आफ्टर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, ठीक है। इसके बाद जो हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट करेंगे, तो इंडियन पॉलिटी के लिए बच्चे थोड़े से ज़्यादा कंसर्न थे कि बहुत बड़ा है कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। ऑफकोर्स बच्चे जो है लक्ष्मीकांत को सिविल सर्विसेज की तरह पढ़ने लग जाते हैं, लेकिन आपको लक्ष्मीकांत को सिविल सर्विसेज की तरह नहीं पढ़ना है। यूजीसी नेट के लिए पढ़ने के लिए, पॉलिटी को पढ़ने के लिए अप्रोच अलग होती है आपकी सिविल सर्विस। सिविल सर्विस में आपको जो है कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आंसर्स को लिखना होता है, तो उस टाइम पे आपको कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव नॉलेज जो है ज़्यादा मैटर करती है यूजीसी नेट में। तो इसी तरीके से आपको किस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यूजीसी नेट में, वही मैं आपको इस वीडियो में आज दिखाने वाली हूँ। और आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि हमने जो है अपनी एंट्रेंस गाइड लॉन्च करी है। तो अगर आपने अब तक वो नहीं ली है तो प्लीज़ उसको ज़रूर ले लेना, वो बहुत बहुत हेल्पफुल है। काफ़ी बच्चे उसको ऑलरेडी ले चुके हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ कैसी है। ये हमारी जो है एंट्रेंस गाइड है, स्टडी मटेरियल बोल सकते हो, एंट्रेंस गाइड बोल सकते हो पॉलिटिकल साइंस के लिए, जो कि हेल्पफुल होगी एमए एंट्रेंस के लिए, यूजीसी नेट के लिए और यूपीएससी के लिए और तमाम वो एग्जाम जिनमें पॉलिटिकल साइंस का आपका मटेरियल आता है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने फैक्ट शीट्स डाली हैं, सारे के सारे फैक्चुअल चीज़ें जो है बच्चों को जो नहीं मिलती हैं उनको बार बार गूगल करना पड़ता है, ये गूगल पे भी कई बार नहीं मिलता है, और बुक्स में तो उनको काफ़ी समय लग जाता है ढूंढने में। तो हमने सारी की सारी फैक्चुअल चीज़ें इसमें डालने की कोशिश की है, प्लस कंसेप्चुअल चीज़ें भी डाली हैं। तो मैं इसका कंटेंट आपको दिखा देती हूँ, जिसमें आपको पॉलिटिकल थ्योरी से लेकर पॉलिटिकल प्रोसेस तक आपको जितनी भी सारे टॉपिक दिख रहे हैं इन सब के रिगार्डिंग इसमें जो है पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन है। और सारी इन्फॉर्मेशन हमने टेबुलर फॉर्म में देने की कोशिश करी है। मैं आपको एग्जांपल दिखा देती हूँ कि इस तरीके से हमने पूरे टेबल के फॉर्म में हर चीज़ को ऑर्गेनाइज किया है, ताकि बच्चों को जो है इनोवेटिव लगे और इंटरेस्टिंग लगे पढ़ने में, ठीक है। अब पढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस की तरफ। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन रीड करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो अभी मैंने आपको दिखाया था पीडीएफ, वो आपको कैसे आपको एक्सेस करना है। तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म मिलेगा, आपको उस गूगल फॉर्म को फिलअप करना है। जैसे ही मेरे पास उसका रिस्पॉन्स आ जाएगा तो मैं आपको तुरंत ही जो शेयर है पीडीएफ कर दूंगी आपके ड्राइव पर, ठीक है। तो मेक श्योर करें आप उसी ईमेल को फिल करें जो कि आपके ड्राइव पर हो। चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, और आज की वीडियो की एक और खासियत ये है कि अभी तक के जो मेरे क्वेश्चंस की वीडियो थी वो मेरी ओनली इंग्लिश में थी, लेकिन काफ़ी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स मुझे कमेंट में और टेलीग्राम पे रिक्वेस्ट करते थे कि मैम हिंदी में भी लेकर आइए। तो इसलिए आज की वीडियो जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाली है। आपके क्वेश्चंस आपको बाइलिंगुअल मिलने वाले हैं, तो आई होप सो कि इस बार जो है किसी को कोई शिकायत ना हो। और प्लस मैंने इसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी डाली है, तो प्लीज़ वीडियो को जो है ध्यान से देखना। फर्स्ट क्वेश्चन इज, which article of Indian Constitution provides power to the president to promulgate ordinances? तो कौन से आर्टिकल के अंदर जो प्रेसिडेंट है उसको ऑर्डिनेंस को प्रोमulgate करने की जो है पावर है? तो इसका आपका आंसर हो जाता है आर्टिकल 123,
मैं आपको इसका इंक चेंज कर देती हूँ अगर आपको नहीं दिख रहा है बाई चांस। तो इसका है आर्टिकल 123। तो इसके साथ साथ ही मैंने यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी डालने की कोशिश करी है, आप चाहो तो हिंदी में भी पढ़ सकते हो। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति, ये जो यहाँ पे टाइमिंग मिस्टेक है प्लीज़ उसको इग्नोर करना, बिकॉज जब हम गूगल पर ट्रांसलेट करते हैं तो कुछ शब्द जो हैं यहाँ पे उधर उधर हो जाते हैं हिंदी ट्रांसलेशन के टाइम पे। तो फिर मैं आपको पढ़ के सुना दूंगी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेशों को लागू करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये आर्टिकल्स आपके सेम ही होने वाले हैं, आर्टिकल 123, आर्टिकल 221, आर्टिकल 222 या फिर आर्टिकल 223। तो जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ इसका आंसर जो है आर्टिकल 123 है। साथ ही साथ मैं इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है वो भी आपको शो कर देती हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा आर्टिकल्स यहाँ पे पुटअप करने की कोशिश की है जो कि आपको हेल्प करेंगे आगे के फर्दर एग्जामिनेशंस में, कि जो आपको लगातार पूछे आ रहे हैं अभी तक। तो मैंने यहाँ पे एक टेबल प्रोवाइड कर दी है, जैसे कि आर्टिकल 52 है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए जो है उसको एड्रेस करता है। आर्टिकल 53 आपका एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन को बताता है। आर्टिकल 54 आपका इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 55 मैनर ऑफ इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट की किस तरीके से इलेक्शन होते हैं वो प्रोसीजर आपको आर्टिकल 55 दिखाता है। आर्टिकल 58 आपको क्वालिफिकेशंस बताता है प्रेसिडेंट की। आर्टिकल 60 आपका ओथ बताता है और आर्टिकल 61 आपका प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट बताता है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट से रिगार्डिंग क्वेश्चन आया है तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आगे वो किसी और आर्टिकल से रिगार्डिंग जो है आपको क्वेश्चन दे दें, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश की है। साथ ही एक और लाइन मैंने यहाँ पे एडिट की है कि सच ऑर्डिनेंस शेल बी लेड बिफोर बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एंड शेल कीज टू ऑपरेट एट एक्सपायरेशन ऑफ द 6 वीक्स। तो आपको 6 वीक्स का जो टेन्योर है ये आपको याद रखना है। बहुत सारी जो है मोस्टली जो कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी चीज़ों के टाइम पीरियड के लिए पूछा जाता है कि कौन सी कब तक लागू रहती है, उसमें मोस्टली का आंसर आप 6 वीक जो है हमेशा गेस कर सकते हो अगर आपको पक्का उसका आंसर नहीं पता है। ठीक है, 6 वीक्स फॉर द रीअसेंबली ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, सो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999। तो जो आपको नॉट वाले क्वेश्चन है आपको बहुत ध्यान से पढ़ने हैं, बिकॉज बच्चे नॉट को हमेशा जो है नज़रअंदाज कर जाते हैं और चक्कर में आंसर में गलत टिक कर आते हैं। ठीक है, तो आपको नॉट को ध्यान रखना है कि नॉट पूछा है कि कौन सा आपका जो इंडियन एक्ट था गवर्नमेंट का 1919 का, उसका आपको कौन सा फीचर नहीं है। फर्स्ट है आपका बाई कैमरल लेजिस्लेटर एट द सेंटर। सेकेंड है आपका लेजिस्लेटिव असेंबली टू हैव एन इलेक्टेड मेजॉरिटी। थर्ड है आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल एनेबल टू मूव रेजोल्यूशंस ऑन बजट। एंड फोर्थ है आपका कम्युनल रिप्रेजेंटेशन एक्सटेंडेड टू द 6। मैं हिंदी में भी पढ़ देती हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1919 की विशेषता नहीं है? फर्स्ट है आपका केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल। सेकेंड है आपका विधानसभा के पास निर्वाचित बहुमत होना। थर्ड है आपका विधान परिषद बजट पर प्रस्ताव पेश करने में सक्षम। और फोर्थ है आपका सिखों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रदान करना। तो मैं इसका राइट आंसर आपको बता देती हूँ, लेकिन आप जो है प्लीज़ वीडियो को पॉज करके अपना आंसर ज़रूर गेस करना और फिर मेरे आंसर के साथ उसको मैच ज़रूर करना। तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो आपका थर्ड, यानी कि ये जो फीचर है लेजिस्लेटिव काउंसिल एनेबल टू मूव रेजोल्यूशंस ऑन बजट, ये इसका जो है फीचर नहीं था, बल्कि इसने जो है बजट को जो प्रोविजनल आपका प्रोविंशियल आपका जो बजट था उसको सेंट्रल बजट से अलग कर दिया था। ठीक है, तो ये बाकी के 3 फीचर जिसके इंपॉर्टेंट है ये आपको याद रखना है, बिकॉज जो पहले आपका कम्युनल रिप्रेजेंटेशन आपका 1909 के एक्ट में दिया गया था वो अब एक्सटेंड करके 6 को भी दे दिया गया था, ये आपको ज़रूर याद रखना है। और बाई कैमरल लेजिस्लेचर जिसको हम डाईआरचे भी बोलते हैं, तो डाईआरचे भी पूछा जाता है कि कौन से एक्ट के अंदर लाया गया था, तो आपको याद रखना है कि 1919 के अंदर लाया गया था। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रिट्स के रिगार्डिंग है, जो बोलता है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स रिट ऑफ सर्शियोरी कैन बी इशूड बाय द जुडिशरी। फर्स्ट है आपका लैक ऑफ जुरिडिक्शन। सेकेंड है आपका लोकस स्टैंडी। थर्ड है आपका एक्सेस ऑफ जुरिडिक्शन। एंड फोर्थ है आपका एरर ऑफ लॉ। तो आपको बताना है कि जो रिट ऑफ सर्शियोरी आपको पता ही होगा कि जो कोर्ट्स हैं हमारी हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है, उनके पास रिट जारी करने की पावर है। तो कौन से आर्टिकल के अंदर है वो भी आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, हाई कोर्ट के अंदर कौन से आर्टिकल के अंदर आपको रिट जारी करने का अधिकार है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर कौन सा अधिकार है। ठीक है, तो है इन चारों में से आपको बताना है कि आपको सर्शियोरी के अंडर कौन से 2 आते हैं। और हिंदी में पढ़ देती हूँ, निम्नलिखित में से किस आधार पर सर्शियोरी का रिट जारी किया जाता है न्यायपालिका द्वारा? फर्स्ट ऑप्शन है अधिकार क्षेत्र का अभाव। सेकंड है आपका लोकस स्टैंडी। थर्ड है आपका अधिकार क्षेत्र की अधिकता। और फोर्थ है आपका कानून की त्रुटि। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाता है वो है आपका फोर्थ, यानी कि ए
एंड सी, लैक ऑफ जुरिडिक्शन एंड एक्सेस ऑफ जुरिडिक्शन जब हायर कोर्ट करती है तो उसके रिगार्डिंग जो है सुप्रीम कोर्ट आपका हाई कोर्ट के रिगार्डिंग जो है आपका रेट को जारी करता है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो भी मैंने यहाँ पे डालने की कोशिश की है, तो मैं आपको वो दिखा देती हूँ। तो ये आपके बाकी के बचे हुए जो हैं आपके रिट, हेबेस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्चुटरी, क्यो वारंटो, आप इनको गूगल करके पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर मैं इनको एक एक करके आप एक्सप्लेन करूँगी तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं इनको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। लेकिन आप जो लोग हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि इन पाँचों जो रेट्स हैं, 1 2 3 4 5, हाँ ये 5 ही रेट्स हैं, ये पाँचों रेट्स का कब कब लगाया जाता है, आप इनको एक एक लाइन में मुझे डिफाइन करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, और साथ ही जो मैंने आपसे पावर पूछी थी मैं आपको फिर भी बता देती हूँ। जो सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट को तो आपको पता ही होगा कि आर्टिकल 32 जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर होता है। सुप्रीम कोर्ट जो आर्टिकल 32 के अंडर किसी भी रिट को जो है जारी कर सकती है। और जो आपका हाई कोर्ट होता है वो आपका जो आपका हाई कोर्ट होता है वो आर्टिकल 226। ठीक है, तो ये दो जो आर्टिकल हैं आपको ज़रूर याद रखने हैं, इनसे क्वेश्चन बन सकता है। तो हाई कोर्ट आपका 226 आर्टिकल के अंतर्गत और जो आपका सुप्रीम कोर्ट है वो आर्टिकल 32 के अंदर। और एक और क्वेश्चन इससे बनता है कि किसकी पावर ज़्यादा है, तो रिट जारी करने में जो जिसकी पावर ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है वो हाई कोर्ट है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बच्चे जो है गलती से सुप्रीम कोर्ट क्योंकि सबसे एपिक्स अथॉरिटी है तो उसी को टिक करके आ जाते हैं, लेकिन हाई कोर्ट की पावर जो है रिट के मामले में सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा है। ठीक है, सो ये चीज़ आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ द राज्यसभा। ठीक है, तो कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा के रिगार्डिंग आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है। नॉट मोर देन 238 मेंबर्स represent states and union territories in Rajya Sabha. Representatives of Pondicherry in the Rajya Sabha are elected. Third schedule of the constitution deals with the allocation of seats in Rajya Sabha to states. Fourth है आपका fourth schedule of the constitution deals with the allocation of seats in the Rajya Sabha to states. मैं आपको थोड़ा सा सेकेंड्स का समय दे रही हूँ, इसको प्लीज़ पॉज करके अच्छे से पढ़ना बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, रिपीट होने की काफ़ी चांस है। अगर डायरेक्टली फॉर्म में जो है रिपीट नहीं होगा तो किसी न किसी अलग तरीके से इसको ज़रूर रिपीट किया जा सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो प्लीज़ इसको एक बारी पॉज करके ज़रूर पढ़ना। इसको हिंदी में बिकॉज एक स्लाइड पे काफ़ी छोटा छोटा फॉन्ट हो जाता है, इसलिए मैंने नेक्स्ट स्लाइड में इसको हिंदी में ऐड किया है। तो प्लीज़ आप इसको भी एक बारी यहाँ पे रीड कर लेना। राज्यसभा की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन आपका सत्य है, तो आप इन चारों को यहाँ पे रीड कर लेना अपने बिहाफ पर। वीडियो को पॉज करके मैं यहाँ पे आपको इसका राइट आंसर बता देती हूँ। ठीक है, राइट आंसर है इसका आपका यहाँ पे फोर्थ। वेट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ये। यस, दिस इज द राइट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको जो आंसर था वो आपका डी है, यानी कि ए, बी एंड डी। ठीक है, तो ये तीनों की स्टेटमेंट आपकी सही है कि नॉट मोर देन 238 मेंबर से ज़्यादा जो है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को राज्यसभा में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। और पांडिचेरी का जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो राज्यसभा में इलेक्ट होकर आते हैं। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पांडिचेरी इन द राज्यसभा आर इलेक्टेड। और फोर्थ शेड्यूल जो है आपको कॉन्स्टिट्यूशन का एलोकेशन ऑफ सीट्स के साथ डील करता है राज्यसभा की। लेकिन जो आपका थर्ड स्टेटमेंट है, थर्ड शेड्यूल डील करता है, तो ये आपका जो है यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये वाला जो क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग था, इसलिए मैंने इसको हिंदी में नहीं दिया है बिकॉज काफ़ी मिनिमल सी टर्म है, ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में समझ आ जाएंगी। और आर्टिकल जो है वो एज इट इज सेम रहने वाले हैं हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, तो इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन हिंदी में ट्रांसलेट नहीं किया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ सिस्टम दे रखे हैं, उनके आर्टिकल रिलेटेड यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो आपको उनसे मैच करना है। फर्स्ट है आपका इलेक्टोरल सिस्टम, सेकेंड है आपका सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स, थर्ड है आपका पंचायत एंड फोर्थ है आपका जुडिशियल सिस्टम ऑफ द यूनियन लेवल। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी मैं जो है एक स्टार दूंगी। अच्छा क्वेश्चन है बिकॉज अगर ये सेम फॉर्म में ना भी आया है तो किसी अलग फॉर्म में आपको आ सकता है। लाइक आपको सीधे इलेक्टोरल सिस्टम का पूछ सकता है, पंचायत का पूछ सकता है, और पंचायत का तो ऑलरेडी आ भी रखा है PYQ में अलग से भी क्वेश्चन। तो प्लीज़ मैचिंग वाले क्वेश्चन को तो आप हमेशा अच्छे से करना बिकॉज उसमें से जो है आपके 4 क्वेश्चन बन के आ जाते हैं। अगर आप एक मैचिंग का क्वेश्चन कर लेते हो तो उसमें से आपके 4 MCQ बन के आ जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं इसका राइट आंसर बता देती हूँ, वो है आपका ए, यानी कि जो इलेक्टोरल सिस्टम है वो आपका डील करता है आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक। जो सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स हैं वो आपकी डील करती हैं 308 से लेके 323 तक। और उसके बाद जो आपका पंचायत है वो आपका डील करता है 243 से लेके
243 ओ, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ज़रूर याद रखना बिकॉज ये इंडिविजुअली भी क्वेश्चन आ चुका है कई बार, ठीक है, तो इसको आपको ज़रूर याद रखना है। इसी तरीके से आपको म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का भी याद रखना है, जिसको हम पंचायती राज, और आपको पता ही होगा कि म्यूनसिपैलिटी दो अलग अलग जो है अमेंडमेंट लाए गए थे, 73 एंड 74। और फोर्थ जो आपका जुडिशियल सिस्टम ऑफ यूनियन लेवल आपका बचा हुआ जो है इससे डील करता है 124 से लेके 147। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टर्म ABCD इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर आपने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ABCD क्या है, बिकॉज जब फर्स्ट टाइम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन किया गया था जब स्टेट्स को, तो उस टाइम उनको जो है 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया था, ABCD। तो अब तो आपको मेरे बताने से पता चल ही गया होगा कि ये किसके रिगार्डिंग है, फिर मैं आपके लिए हिंदी में पढ़ देती हूँ। शब्द ABCD मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? राज्यों का गठन, राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों का विकेंद्रीकरण और राज्यों का संस्थानीकरण। तो ये आपका जो रिलेट करता है वो आपको फॉर्मेशन ऑफ स्टेट से करता है। जब फर्स्ट टाइम आपके स्टेट्स बनाए गए थे तो उनको 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया था ABCD के अंदर। यहाँ पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी ऐड करी है, वो भी मैं आपको शो कर देती हूँ। द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इसके बाद जो था आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 1956 का, वॉज अ मेजर रिफॉर्म ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ द इंडिया स्टेट्स एंड टेरिटरीज, जिसने आपके स्टेट्स के बाउंड्रीज को रिफॉर्म किया था, ऑर्गेनाइजिंग देम अलॉन्ग लिंग्विस्टिक लाइन, ठीक है, उनको लिंग्विस्टिक भाषा पे लिंग्विस्टिक आधार पर यानी कि भाषा के आधार पर जो है उनको डिवाइड किया था। फर्स्ट जो आपकी भाषा के आधार पर बना था वो था आपका AP यानी कि आंध्र प्रदेश, और लास्ट आपको जो बना था पंजाब। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है कि फर्स्ट स्टेट आपका कौन सा लिंग्विस्टिक बेसिस पे बना था, तो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश, और लास्ट आपको बना था पंजाब। और करंटली 28 स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं इन द कंट्री। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो आपका एक और स्टेट जो बना था वो था आपका तेलंगाना, ठीक है, तो आपको वो भी करंट इन्फॉर्मेशन भी साथ में याद रखनी है। लेकिन आपको जो फर्स्ट स्टेट है वो हमेशा याद रखना है, आंध्र प्रदेश आपको बना था, जिसमें कि पोटी श्रीमालू जो थे उन्होंने जो है अनशन किया था, तो उनके अनशन के बाद उनकी डेथ भी हो गई थी, तो उसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा हंगामा हो गया था, जिसकी वजह से उनको फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट जो है गवर्नमेंट को मजबूर होकर बनाना पड़ा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मदन मोहन पुंची कमीशन को लेकर, वॉज अपॉइंटेड टू स्टडी, क्या स्टडी करने के लिए उसको अपॉइंट किया गया था? तो फर्स्ट है आपका सेंटर स्टेट रिलेशन, सेकंड है आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, थर्ड है आपका पंचायती राज, एंड फोर्थ है आपका डीलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज। हिंदी में है, मदन मोहन पुंची आयोग को अध्ययन के लिए किस अध्ययन के लिए नियुक्त किया गया था? तो फर्स्ट है आपका केंद्र राज्य संबंध, सेकंड है आपका राज्य पुनर्गठन, थर्ड है आपका पंचायती राज, एंड फोर्थ है आपका निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन। तो आपको बताना है कि क्या स्टडी करने के लिए उसको जो है अपॉइंट किया गया था। तो इसका जो आपका आंसर है वो है आपका सेंटर स्टेट रिलेशन। बहुत 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 इंपॉर्टेंट होते हैं आपके कमीशन, जब आप इंडियन पॉलिटी को पढ़ते हो तो आप जो मेन कमीशन उनको ज़रूर याद रखना है, जैसे कि पंचायती राज की जितनी भी आपकी कमेटीज़ बनी थी, LM सिंह कमेटी वगैरह और बलवंत राय कमेटी, वो सारी कमेटीज़ आपको पढ़नी है, और मेन कमीशन आपको क्या बने थे वो भी आपको पढ़ने हैं। उन कमीशन में से आपका एक इंपॉर्टेंट कमीशन ये है मदन मोहन पुंची कमीशन। तो इसको जो है सेंटर स्टेट रिलेशन को स्टडी करने के लिए बनाया गया था। मैंने यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी ऐड करी है, आप उसको ज़रूर पढ़ लेना। कुछ और अदर इम्पॉर्टेंट जो कमीशन है वो आपकी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, जो कि 1964 में बना था। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है आपका 1992 में बना था। मंडल कमीशन जिसमें कि आपका रिजर्वेशन आया था वो 1979 में बना था। ठक्कर कमीशन आपका 1984 में बना था। शाह कमीशन आपका 1977 में बना था, जो कि इमरजेंसी लगने के बाद बनाया गया था। और M पुंची कमीशन जो हमने अभी पढ़ा है, मदन मोहन पुंची कमीशन आपका 2007 में बनाया गया था। तो ये कुछ अदर इंपॉर्टेंट कमीशन है जो आगे एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, तो प्लीज़ इसको स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशन आर स्टैट्यूटरी बॉडीज, ठीक है। स्टैट्यूटरी बॉडीज का मतलब मैं आपको बता देती हूँ, जो किसी एक्ट के अंतर्गत जो है स्टैब्लिश किए गए हों, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, या नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। तो इसी तरीके से आप हिंदी में भी देख सकते हो, अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, मानव अधिकार के लिए राष्ट्रीय आयोग, अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग, या फिर अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, ठीक है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं। तो राइट आंसर जो इसका है वो है आपका फोर्थ, यानी कि B और C, आपका नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स और आपका नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ जो था आपका एक्ट के अंतर्गत बनाया गया था। तो जो आपका नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स है वो आपका
1993 में बनाया गया था। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें, ठीक है। 1993 में बनाया गया था। और नेशनल कमेटी फॉर माइनॉरिटीज़ आपका 1992 में बनाया गया था। और बाकी की जो आपके दो हैं, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, ये दोनों आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच केस वॉज इट डिक्लेयर दैट द प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन सा जो केस था उसके अंदर बताया गया था कि जो प्रियम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो है पार्ट नहीं है, ठीक है। तो वो आप हिंदी में पढ़ सकते हो कि किस मामले में घोषित किया गया था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा नहीं है। केशवानंद भारती केस में, मेनका गांधी केस में, विशाखा केस में, या फिर बेरुवारी केस में, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है, आई थिंक ये तो आपको सबको ही पता होगा, बहुत ही फेमस है और कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये आपको पता ही होगा आई गेस। बट फिर भी मैं इसमें जो है बोल सकती हूँ कि काफ़ी बच्चे इसमें केशवानंद भारती केस को जो गेस करेंगे, अगर उनको नहीं भी पता है, इसको ज़रूर टिक करके आएंगे वो केशवानंद भारती केस को, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस केस है। लेकिन जो इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका बेरुवारी केस। अब बेरुवारी केस कैसे है, बिकॉज जो बेरुवारी केस है इसमें पहली बार क्या कहा गया था कि जो प्रियम्बल है वो इसका पार्ट नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती केस में इसको कहा गया था कि जो प्रियम्बल है वो आपका इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। तो जो मेन जो चीज़ कही थी कि प्रियम्बल जो पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो आपका बेरुवारी केस में किया गया था। और बेरुवारी केस आपका हुआ था 1960 में, ठीक है। तो आपको उसका ईयर भी याद रखना है। और केशवानंद भारती केस तो आपको आई गेस सबको ही पता होगा कि कब हुआ था, 1973 में, बहुत ही फेमस केस है, ठीक है। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल दी है, अदर इंपॉर्टेंट केसेस डाल दिए हैं जो आप पढ़ सकते हो। गोपालन केस, स्टेट मद्रास, शंकरी प्रसाद, गोलकनाथ, इंदिरा गांधी केस और मिनरल मिल्स केस। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिन पर ऑलरेडी क्वेश्चन कई बार आ चुका है और आगे आने की पूरी पूरी संभावना है। तो प्लीज़ इनको भी ज़रूर अच्छे से याद करके जाना, ठीक है। इनके ईयर वगैरह और इसमें क्या क्या मेन बात की गई थी, आप उसको गूगल से पढ़ सकते हो। और जो कि मैंने आपको बताई है, अपनी जो एंट्रेंस गाइड बताई है, उस एंट्रेंस गाइड में मैंने सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं वो बता रखे हैं फुल डिटेल के साथ, ठीक है। किसमें क्या जजमेंट दी गई थी उन सबको मैंने बता रखा है अपनी एंट्रेंस गाइड में। तो प्लीज़ अगर आपको वो लेनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म है, उसको फिल आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर एंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड। तो ये आपका जो है बाद में डिसाइड किया गया था कि कितना परसेंट जो है आपका एक्सीड नहीं करना चाहिए पूरे लोकसभा का। तो 20%, 10%, 15% या 25%, आप इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हो कि लोकसभा का कितना परसेंट जो है एक्सीड नहीं करना चाहिए, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 15% आपका एक्सीड नहीं करना चाहिए। और ये जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन जो है कई बार आ चुका है, तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। और ये कौन से अमेंडमेंट के अंदर लाया गया था, तो ये भी पूछा जाता है। तो ये आपका 91st अमेंडमेंट के अंदर लाया गया था, ठीक है। 91st अमेंडमेंट, ये भी आपको याद रखना है। सॉरी माउस नहीं चल रहा है। 91st अमेंडमेंट के अंदर आप इसको लाया गया था, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 91st अमेंडमेंट क्या था वो मैंने आप पूरा लिख दिया, आप इसको पढ़ सकते हो। 91st अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर एंड डिप्टी मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज इज और आर नॉट करेक्ट। तो उसमें आपको बताना है कि कौन से करेक्ट नहीं है। द फंडामेंटल ड्यूटीज आर इनकॉर्पोरेटेड इन आर्टिकल 51 यानी कि पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42nd अमेंडमेंट। Fundamental duties have to be filled by every person living in India. The 11th fundamental duty was added by the 86th Constitution Amendment Act. तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सही नहीं है, ठीक है। आप इसको हिंदी में पढ़ सकते हो। मौलिक कर्तव्यों के लिए अनुच्छेद 51A में शामिल किया गया है संविधान। तो इस तरीके से आप इन चारों को पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके, क्योंकि अगर मैं एक एक को रीड करूँगी तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में रीड करूँगी। तो आप इसको अपने एंड पर जो है रीड कर लेना। मैं यहाँ पे इसका आपको करेक्ट आंसर बता देती हूँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी, यानी कि ये दो आपकी स्टेटमेंट गलत हैं। आपकी स्टेटमेंट थर्ड एंड आर्टिकल, ये आपकी स्टेटमेंट फोर्थ, ये दोनों आपकी गलत हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज हैव टू बी फुलफिल्ड बाय एवरी पर्सन लिविंग इन इंडिया। एंड 11th फंडामेंटल जो आपकी एडिट की गई थी ड्यूटी, वो आपकी 2006 यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन उसको 2002 के अंदर ऐड किया गया था, ठीक है। और ये भी पूछा जाता है कि यहाँ पे जो 42nd अमेंडमेंट वाला लिखा हुआ है ना, कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी वो कौन सी कमेटी के जो है कंसल्टेशन पे जो है ऐड की गई थी, तो वो थी आपकी स्वरण सिंह कमेटी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप जो है ज़रूर कहीं ना कहीं आपको टकरा सकता है, तो प्लीज़ इसको भी ज़रूर करके जाना कि कौन सी कमेटी थी वो।
फंडामेंटल ड्यूटीज़ के रिगार्डिंग। तो ये थी आपकी स्वरण कमेटी। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और ये सारी चीज़ें मैंने अपनी एंट्रेंस गाइड के अंदर डील करी हैं कि कौन सा आर्टिकल वगैरह सब चीज़ें जो है डील कर सकते हैं फंडामेंटल राइट के साथ, ड्यूटी के साथ, और कौन से इंपॉर्टेंट जो है आर्टिकल हैं वो सब मैंने अपनी एंट्रेंस गाइड में एक्सटेंसिवली जो है तरीके से पूरे अच्छे तरीके से टेबुलर फॉर्म में एड्रेस किए हैं। तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर लेना अगर आपको प्रिपरेशन अच्छी करनी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज मैंने अभी अपने जो हाल फिलहाल का एनालिसिस है उसमें देखा है कि जो बच्चे हैं वॉच ज़रूर करें, लेकिन जो सब्सक्राइब उनमें से करके जा रहे हैं उनका बहुत ही कम परसेंटेज है। तो इस तरीके से मुझे बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन होता है वीडियोस बनाने के लिए। मुझे मोटिवेशन तभी आएगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे, कमेंट करके बताओगे कि वीडियो कैसी लगी है। तो प्लीज़ कमेंट करिया कीजिए, चाहे आप जो भी मैं आपको बीच में वीडियो के रिगार्डिंग बोलती हूँ कि आपको कमेंट करके बताना है, आप प्लीज़ उसको कमेंट करके बताना, या फिर आपको वीडियो कैसी लगी वो बताना, या फिर आपको किस और वीडियो पे आपको और वीडियोस चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। अगर आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपको एंट्रेंस गाइड चाहिए तो उसका भी फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।